इसके लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके अंदर ना रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में पढ़ा था। जो रिटर्न ऑफ प्लेंट है ना, इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसके अंदर जो है ना सिर्फ एक ही ग्राउंड होगी, और वो क्या ग्राउंड होगी, वो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट होगी। अगर कोई भी कोर्ट जिसके पास एक प्लेंट आई है, उसने सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन भी देखनी होती है कि आया कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि मैं ये फैसला इस प्लेंट की बेसिस पे दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। अच्छा, इसके अंदर अगर ये फर्स्ट ड्यूटी कोर्ट की है, जज साहब की, कि वो देखे कि आया ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन में है या नहीं। इसके अंदर उन्होंने तीनों ज्यूरिसडिक्शन को पहले देखना होता है, पिक्यूनरी को भी देखना होता है, उसके अलावा इन्होंने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को भी देखना होता है, और उसके अलावा उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को भी देखना होता है, ज्यूरिसडिक्शन को। जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो हमारे सेक्शन 6 है सीपीसी का, और इसके अलावा जो हमारा सेक्शन 9 है ना, पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962, उसका सेक्शन 9 है। उसके अलावा जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने ये देखना है अभी, यानी कि अभी हम लोगों ने इसको पढ़ना है। सेक्शन 15 से लेके 20 तक है। इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सन, इन सब के बारे में ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को देखना है। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन जो है ना, वो सेक्शन 9 है सीपीसी का, उसके अंदर ये देखा जाएगा। अब इसकी बात करें ना सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की, तो उसके अंदर जब भी कोर्ट के पास कोई भी प्लेंट आनी है, तो कोर्ट का ये फर्ज बनता है देखना कि इसमें किस चीज के बारे में मुझसे रिलीफ वगैरह मांगा जा रहा है। अगर कोई ऐसा रिलीफ है जो कि सिविल नेचर का है, तो कोर्ट उस सूट को एंटरटेन करेगा। लेकिन अगर वो सिविल नेचर का नहीं है, या वो किसी रेवेन्यू कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन में आता है केस, या फैमिली के साथ की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, या फिर ये रेंट के हवाले से कोई केस है, तो फिर इसने स्पेशल ट्राइब्यूनल जो बने हुए हैं हमारे रेंटेड ट्राइब्यूनल, उसके एम्बिट के नीचे आता है। यानी कि अगर किसी भी ऐसा सब्जेक्ट उस प्लेंट के अंदर है कि उसके लिए एक स्पेशल लॉ बना हुआ है, जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्ट, और उसके अलावा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, अगर वो गार्डियन या वार्ड के बारे में कोई भी है, या फिर पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट का, तो फिर क्या होगा, जज साहब उसके ऊपर अपने रीजन बयान करेंगे कि मैं इस वजह से इस प्लेंट को वापस कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर डेट मेंशन कर देंगे, 2 डेट्स मेंशन करेंगे, एक डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन और एक डेट ऑफ रिटर्न। अगर एक जज साहब है, उन्होंने प्लेंट एडमिट कर लिया विदाउट ऑब्जर्विंग दिस फैक्ट कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन में बनता है या नहीं, तो फिर अब जो सेकंड टाइम पे ड्यूटी बनती है ना, ये सारी की सारी डिफेंडेंट की बनती है। अब अगर डिफेंडेंट है आया, उसने आके अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देनी है। जब उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देनी है ना, तो उसके अंदर उसने एक प्ली इसको भी लेना है कि कोर्ट की ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लिहाजा इसको रिटर्न किया जाए, ठीक है, इस प्लेंट को, ठीक है। अब इसकी मैं रीडिंग करने लगी हूँ। द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ सूट। अच्छा, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एट एनी स्टेज, कोई भी अगर तो कोई इनिशियल पॉइंट है वहां पे तो ये रिटर्न हो सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा ये करे ना कि डिग्री हो गई है, और डिग्री के बाद किसी को पता चला कि ये इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी, तो फिर इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसके साथ सेक्शन 21 सीपीसी का मिला के पढ़े ना, तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोगों ने इसकी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में क्वेश्चन रेज करना होता है, क्योंकि लेटर ऑन हम लोग इसके लिए ना क्वेश्चन को रेज नहीं कर सकते। लेकिन अब ना मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज वो पहले लिखिए अपने बुक के ऊपर, और इसके लिए ना आप लोगों ने मुझे इसका जवाब देना। और हर बंदे में, अभी हमारे पास 25 बच्चे हैं इस क्लास के अंदर, 25 लोग हैं, और आप लोगों के 25 के मैंने नाम, एक मिनट रुके मैं कॉपी कर लूं जरा। मैम मैं सेंड कर दूंगी, मैं रोल कॉल लगा रही हूँ। ठीक है, मैंने ना आपके 25 के 25 बच्चों से इसका जवाब लेना है, और हर बंदे से लेना है। ये नहीं करना किसी ने कि मैं बिजी था या क्या था। अगले बुध को, ठीक है, 8 दिन बनते हैं या 7 दिन टोटल, ठीक है। अगले बुध को आप लोगों ने ना मुझे इस बात का जवाब देना। सवाल आप लोग लिखें, अगर सेक्शन 21 के मुताबिक हम एपेलेट या रिविजनल कोर्ट में जाकर ऑब्जेक्शन एज टू ज्यूरिसडिक्शन नहीं ले सकते, तो सेक्शन 99 के तहत एपेलेट कोर्ट में कोई डिसीजन कैसे रिवर्स या सब्सटेंशियली वैलिड हो सकता है, जबकि ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत उसकी प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है,
और ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट भी करवाई जा सकती है प्लेंट। अब इस सवाल के अंदर आप लोगों का जो जो भी आंसर बनता होगा, आप लोगों ने वो सारा आंसर उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिखे, मुझे कोई मसला नहीं है। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में आंसर लिखे, मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है। उर्दू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करनी है, मुझे उससे भी कोई मसला नहीं। आप लोगों ने मुझे इसका जवाब अगले बुध तक देना। प्लेंट जो है ना, उसको रिटर्न करने के लिए प्रोसीजर एक होता है। वो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट द जज शैल इंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न, यानी कि जिस दिन वो प्लेंट दायर की गई है वो वाली डेट भी साथ लिखेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये 24/5/2021 को भेजा गया है, और ऑफ रिटर्न मिसाल के तौर पे अगर इसको रिटर्न उसने किया है 24/12/2021 को, तो ये प्लेंट के ऊपर द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट, जिस पार्टी ने उसको प्रेजेंट किया था उसका नाम भी लिखेंगे, एंड अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ रिटर्निंग इट, और उसके अलावा ये ब्रीफ स्टेटमेंट भी डालेगा कि क्यों मैंने एज अ जज इसको रिटर्न किया है। जब कोर्ट इसको रिटर्न करेगा अपने रीजनिंग भी देगा। अब क्या होगा? अब हम लोगों ने ये जो प्लेंटिफ होगा उसने ये प्लेंट लेके जानी है जिसके ऊपर ये इंडोर्समेंट में हुई होगी और ये टाइम भी लिखा होगा। अब उसने उस कोर्ट के पास जाना है जिसकी प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन उसके पास बनती है, ठीक है। जो प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन वाला कोर्ट होगा ना, वहां पे जाके अगर इस बंदे ने इस प्लेंट में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, लेकिन वो उस सूरत की होनी चाहिए कि जिससे इसकी ना तो कोई कॉज ऑफ एक्शन चेंज हो रही हो, ना उसकी प्रेयर के ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा हो, ना उसकी नेचर ऑफ सूट के ऊपर चेंज हो रहा हो इससे, ठीक है। तो उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ ये वाली प्लेंट साथ अटैच करेगा और उसको जाके वहां पे मुतल्लिका प्रॉपर फोरम के ऊपर प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट के अंदर जाके इसको प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अच्छा ये कब होगा? ये तब होगा जब रिटर्न हो गई है। अब लेकिन हमारे पास ये भी तो सवाल आ सकते हैं कि दो सवाल आ सकते हैं। दोनों सवाल किस चीज से रेलिवेंट है? लिमिटेशन से, ठीक है। लिमिटेशन हो सकता है कि इसका ना टाइम गुजर चुका है केस को असल में दायर करने। रूल 10 के सब रूल 2 के मुताबिक जो प्रोसीजर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ना, इसके एप्लीकेबल होने के बाद वो प्लेंट जो होगी ना, जो रिटर्न प्लेंट होगी, ये इसके पास प्लेंटिफ के पास एक सबूत के तौर पे होगी, और वो क्या होगा, वो प्रॉपर फोरम पे जाके अपना केस दायर कर सकता है और इसकी बिना पर ना इसको लिमिटेशन से एग्जाम्पशन मिल सकती है। देखनी है कि इसकी ना एक और टाइप की भी रिटर्न हो सकती है। वो कौन सी रिटर्न है? वो है कि कोर्ट उस बंदे को प्लेंट वापस करे और कहे कि इसके अंदर आप अमेंडमेंट करके लाएं और अमेंडमेंट करके फिर मुझे वापस सबमिट करवाएं। इसके लिए आप लोग ना रूल 2 ऑफ चैप्टर 1 पार्ट सी, मैं लिख देती हूँ एक मिनट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ये ना साथ मेंशन कर लें। यानी कि इसमें ये ज्यूरिसडिक्शन की बेसिस के ऊपर रिटर्न नहीं होती, लेकिन ना इस रूल के अंदर यानी कि रूल 2 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि किस किस बुनियाद के ऊपर रिटर्न हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये पास इसको मेंशन कर लें। अच्छा, ये वॉल्यूम 1 में एक्स्ट्रा चीज थी, ये मुझे थोड़ी मतलब कि पढ़ते वक्त ना पता चली थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ना ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने पेपर के अंदर कोई एडिशनल चीज इस तरीके की ऐड कर देते हैं ना, तो एग्जामिनर हम लोगों से थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो ये आप लोगों ने ना सबने इसको पढ़ लेना है। इसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्लेंट है वो इंडेफिनेट है या उसके अंदर कोई भी ऐसे नेसेसरी पर्टिकुलर्स थे जो रह गए हैं प्लेंटिफ से, या फिर उसने कोई ऐसा रिलीफ नहीं मांगा जो कि उसको मांगना चाहिए था, ठीक है। उसके अलावा उसने कोई भी ऐसा
कोई भी अदर डिफेक्ट है जो कि कोर्ट को लगता है कि इसको पूरे का पूरा दोबारा से अमेंड करके प्लेंट लानी चाहिए, तो फिर ये ऑर्डर 6, रूल 16 और 17 जैसा भी उस कोर्ट को फिट लगे उसको यूज करते हुए, उस पावर को यूज करते हुए इस प्लेंट को रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करने के बाद उस बंदे को कहेंगे कि आप इसका डिफेक्ट क्योर करके इसके साथ लाओ। तो अब हमारे पास ना 2 प्रोविजंस आ गई हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट के लिए, ठीक है। एक तो ये ऑर्डर 7 रूल 10 है, और उसके अलावा हमारे पास दूसरी कौन सी प्रोविजन आ गई है, रूल 2 ऑफ चैप्टर 1 पार्ट सी। अच्छा, ये इतनी ही ज्यादा डिटेल में आप लोग अगर ना जाना चाहें तो मत जाएं, लेकिन मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 10 ही नहीं है रिटर्न ऑफ प्लेंट के लिए, उसके लिए एक और भी ऑर्डर है, एक और भी रूल है जिसके तहत ये वापस की जा सकती है प्लेंट। बाकी वही है जो हम लोगों ने पिछला कल सारा वगैरह पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अभी रूल 11 के ऊपर। रूल 11 के अंदर ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के अंदर ना कोर्ट ने सिंपल ये देखना है कि उसके पास जो भी प्लेंट आई है, आया कि उसने डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की हुई है या नहीं की हुई, उसके अलावा इसका जो वैल्यू है वो प्रॉपरली एसरटेन की गई है या नहीं की गई, या फिर इस कोर्ट के ऊपर सफिशिएंटली स्टैम्प एक्ट के मुताबिक फीस लगी हुई है या नहीं लगी हुई। इसके अंदर ना हम लोग अगर अपने पेपर को मतलब कि ज्यादा अच्छा करना चाहें तो कॉज ऑफ एक्शन के बारे में जो हम लोगों ने ऑर्डर 2 के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा था, और उसके अलावा इसके अंदर जो हम लोगों ने रिलीफ के बारे में जो पढ़ा था वो थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो हम लोग पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आपको बता रही हूँ, इसको अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए आप वो दोनों लिख सकते हैं। उसके अलावा आप, लेकिन वर्डिंग आप लोग की अपनी होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोग ना इसके अंदर पार्ट सी के अंदर ये बता सकते हैं कि स्टैम्प एक्ट के मुताबिक आपको मतलब कि इसको इस तरीके से बयान करना है कि अगर कोर्ट के पास कोई भी ऐसी प्लेंट आई है जो कि सफिशिएंटली स्टैम्प्ड नहीं है, तो कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि उस बंदे को कहे कि इसकी आप स्टैम्प फीस को पूरा करके मेरे पास वापस लाओ, और इसके लिए कौन देखेगा इसकी, ये हमें जानना सबसे पहले जरूरी है कि इसको एसरटेन कौन करेगा। ये जो कोर्ट फीस होती है ना, इसको हमारे जो कोर्ट के रीडर होते हैं वो एसरटेन करते हैं, वो देखते हैं कि आया कि इसके ऊपर प्रॉपर अमाउंट की कोर्ट फीस लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर प्रॉपर लगी होती है तो आगे जज साहब के पास ये केस फाइल चली जाती है कि ये ठीक है। अदरवाइज अगर ये नहीं लगी तो रीडर साहब जो है ना वो जज साहब को बता देते हैं, और वो जज साहब ना फिर उसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस को मेकअप करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं कि आपकी जो रिमेनिंग फीस है प्लेंटिफ को या उसके काउंसिल को, कि आप आए और इसको कंप्लीट करें, और तब तक ये इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग होती है ना उसको रोक दिया जाता है। और वो रोका क्यों जाता है, ताकि हमारे पास जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है ना स्टैम्प एक्ट का, कि हम लोगों ने कलेक्शन करनी है ऑफ रेवेन्यू, उसके मुताबिक कोर्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हो सके। तो इसलिए कोर्ट तब तक अगला ऑर्डर पास नहीं करता जब तक ना इसको फुलफिल नहीं किया जाता, इसके कोर्ट के पिछले ऑर्डर को। अच्छा, एक बार तो कोर्ट ने ये मौका दे दिया कि आप आए और यहाँ पे कोर्ट फीस को पूरा करें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कोई एक शख्स बता दे मुझे। जी मैम आ रही है। जी ठीक आ रही है। जी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि आपने कोर्ट फीस फर्स्ट आप लोग को ना एक मौका मिला है और आपने उस डेफिशिएंसी को मेकअप नहीं किया, और फिर नेक्स्ट डेट पे आप लोग चले गए हो, तो अब ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो आपको एक फर्दर चांस देती है या नहीं देती। इसके लिए आप लोग ना 2 सेक्शन लिख लें, सेक्शन 148 और 149। ये दोनों सीपीसी के सेक्शन है जिसके तहत ना कोर्ट इसको टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। अच्छा, कोर्ट यूजुअली ऐसा नहीं करती कि आपको मौका ना दे, कम से कम 1 से 2 डेट्स एडजमेंट्स मिल सकती हैं, लेकिन हमारी जो जेन्युइन रीजन होनी चाहिए इसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपोजिट वाले बंदे को तंग करना चाह रहे हो, या फिर हमारे पास मींस तो हो लेकिन हम लोगों ने लेके कोर्ट फीस यूज कर ली हो। नहीं, इसके अंदर अगर किसी का कोई रीजनेबल ग्राउंड है ना तो उसके बुनियाद के ऊपर कोर्ट इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन ये प्योरली कोर्ट की डिस्क्रेशन के ऊपर है। और आपको मैंने बताया था जब भी डिस्क्रेशन कोर्ट ने यूज करनी है वो कोर्ट ने अपनी विम के ऊपर उसको यूज नहीं करना, बल्कि उसने क्या करना है, उसने गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स हायर कोर्ट
की जजमेंट्स को देखेगी, सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले, फिर उसके अलावा ये पार्ट डी है। अच्छा, अगर कोर्ट के पास कोई ऐसी प्लेंट आ गई है जिसके अंदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कर देना है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर देनी है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है कि इसके बाद कोर्ट दोबारा इसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर वो जो प्लेंटिफ होगा वो दोबारा सूट दायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा, इसके बाद दूसरा ये पॉइंट है हमारे पास कि अगर सूट अंडर वैल्यूड था, ठीक है, और अब बंदे को एक दो मौके दिए गए हैं और उस बंदे ने उसको कंप्लाई विद नहीं किया, तो फिर कोर्ट अल्टीमेटली 2 और 3 के अंदर ना, मतलब कि बी और सी के अंदर कोर्ट हमेशा इनको मौका देगी प्लेंटिफ को कि आप अपनी डेफिशिएंसीज को मेकअप करें और फिर कोर्ट में आए, ठीक है। लेकिन जो ए और डी है ना, ये थोड़े से प्योर किस्म की रिजेक्शन होती है, क्योंकि जब तक एक बंदे को कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं पता चलनी तब तक उसने क्या ही आगे सूट लेके जाना है। क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर 2 में पढ़ा हुआ है कि कॉज ऑफ एक्शन ही एक ऐसी बेसिक चीज है जिसकी बुनियाद पर किसी भी शख्स को एक राइट हासिल होता है कि वो किसी कोर्ट में आए और आके अपना क्लेम मांगे। और वो क्लेम कब उसको मिलेगा, जब उसके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगी किसी भी लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्ट डी है। अच्छा, डी के अंदर ना पहले ये होता था कि वेयर दिस सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। इसका स्कोप ना पहले थोड़ा सा नैरो था। नैरो इस तरीके था कि वो कहते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट प्लेन के अंदर बनाई गई है और उसकी वजह से उसको देख के ऐसा लगता है कि ये प्लेंट बार्ड बाय लॉ है, तो फिर ये रिजेक्शन होगी। और ये रिजेक्शन एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसकी बुनियाद के ऊपर अब हम लोग दोबारा फ्रेश इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं कर सकते। जबकि हम लोग ए, बी और सी इन तीनों के लिए रूल 13 के मुताबिक हम लोग रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर हो जाती है ना, तो दोबारा फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन अब जो डी है ना, वो इस एम्बिट से निकाल दिया गया है। अब मैं आप लोगों को ये एक बार पढ़ के अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ना इसकी दिखा लूं अमेंडमेंट्स। ये रूल 11 के अंदर डी क्लॉज है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। Where the suit appears from the record available with the court to be barred by any law। मतलब कि इसका स्कोप काफी ज्यादा वाइडर हो गया है कि पहले सिर्फ ये प्लेंट के अंदर जो स्टेटमेंट होती थी ना उससे था। लेकिन अभी अगर प्लेंट है, प्लेंट के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच है, डॉक्यूमेंट के अलावा कोई रिटर्न स्टेटमेंट आ गई है या कोई ऑपोजिट पार्टी से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आ गया, किसी भी चीज को अगर बंदा कोर्ट की नोटिस में लाए कि ये तो बार्ड बाय लॉ है। अच्छा, बार्ड बाय लॉ ना ये इटसेल्फ खुद ही बहुत बड़ा एक है कि ये क्या चीज है। अब इसके लिए ना हम लोग इसके अंदर लिमिटेशन को भी कंसीडर कर सकते हैं, सीपीसी इटसेल्फ इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ऑर्डर पोर्शन भी, रूल पोर्शन भी, सॉरी सेक्शन पोर्शन भी और रूल्स पोर्शन भी। सेक्शन में सबसे जो हमारे पास अपेरेंट टाइप एग्जांपल्स है ना, उसके अंदर सेक्शन 10 आता है, सेक्शन 11 आता है, सेक्शन 12 आता है, जहाँ पे रेस जुडिकाटा की बात की गई है, रेस सब जुडिस की बात की गई है। और उसके अलावा ये बताया गया कि अगर किसी भी शख्स के लिए उसके खिलाफ कोई भी ऐसी डिक्री पास हो चुकी है जो कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या लेक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से है, तो उसने एक नया सूट दायर नहीं करना, बल्कि उस सूट पे क्या है, बार है। और आपने नेक्स्ट टाइम जब भी कोर्ट में आना है, सेम कोर्ट में जाके ऑर्डर 12 सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। उसके अलावा रूल्स के अंदर क्या मिसालें आ गई हमारे पास, ऑर्डर 2 रूल 2, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा फेमस है कि अगर किसी भी शख्स ने अपना क्लेम मांगते वक्त, कोर्ट से कोई रिलीफ मांगते वक्त अपना कोई भी हिस्सा ओमिट किया है या रिलिंक्विश किया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम लोग उसको दोबारा कोर्ट में लिमिटेशन पीरियड वगैरह गुजर जाने के बाद कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद ये रूल 11A, ये एक सेपरेट एक नया रूल इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। इसके मुताबिक ये है कि पहले हम लोग ये होता था कि 711 की ना रिजेक्शन की एक सेपरेट एप्लीकेशन देते थे। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि ये जो ऑर्डर 7 रूल 11 है ना, ये
प्राइमरीली कोर्ट की ड्यूटी है कि वो खुद प्लेंट को एसरटेन करे और उसमें ये चारों ग्राउंड्स देखे। आया कि इसमें डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपर है, स्टैंप ड्यूटी लगी, जो स्टैंप है एज पर स्टैंप एक्ट लगी हुई है, सूट अच्छे तरीके से वैल्यू किया हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है, बार्ड बाय लॉ तो नहीं है। ये चारों ड्यूटीज ना प्राइमरीली कोर्ट की है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ इस पूरे, हम लोग अगर रूल को पढ़े ना, कि रिटर्न स्टेटमेंट आएगी और रिटर्न स्टेटमेंट में बंदे ने लेना है, यहाँ पे स्टांस लेना है डिफेंडेंट ने। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है, द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केस। अब जब हम लोग वर्ड पढ़ते हैं प्लेंट और फिर हम पढ़ते हैं शैल बी रिजेक्टेड, यहाँ पे तो कभी भी नहीं लिखा हुआ कि सूट शैल बी रिजेक्टेड। तो प्लेंट प्योरली कब प्लेंट का स्टेटस रखती है, जब ये अपने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, हम लोग ना अक्सर ये, चलो वो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। आप लोगों ने ना ये बात याद रखनी है, ये प्राइमरी ड्यूटी जज साहब की है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर 7 रूल 11 ए के तहत हम लोगों ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, अगर इनमें से कोई ग्राउंड अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लेना है ना इस प्लेंट को रिजेक्ट करवाने के लिए, तो हम लोगों ने पहले क्या करते थे, हम लोग 711 की सेपरेट एप्लीकेशन देते थे, लेकिन अभी ये बार हो चुकी है और बार होके अब उन्होंने कहा वो जो भी हम लोगों ने स्टांस लेना है ना 711 का, उसको हम लोगों ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ही लेना है, कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देनी। सेपरेट एप्लीकेशन बार्ड, a plea of rejection of plaint under rule 11 may be raised by the defendant in his written statement and not by a separate application। अच्छा, पहले मैंने आपको कहा रूल 11 के अंदर डायरेक्टली जज साहब की ड्यूटी है। अब 11A के अंदर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके पढ़े ना, तो अब ये बात आ गई है कि ठीक है जज साहब की ड्यूटी भी है। अब इसकी वर्च्यू की वजह से अब हमारे पास किसका आ गया, हमारे पास डिफेंडेंट का भी आ गया एक, मतलब के विजिलेंस का पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको आप लोग चाहे साइड पे भी कहीं लिख ले, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कोई भी प्ली रेज करनी है वो एट द फर्स्ट इंस्टेंस ही करनी होती है, और वो फर्स्ट इंस्टेंस हमेशा डिफेंडेंट के लिए क्या होती है, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट, और प्लेंटिफ के लिए उसकी सबसे फर्स्ट इंस्टेंस की रिजेक्ट कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह लेने के लिए ना उसकी प्लेंट होती है, अनटिल और अनलेस के वो प्लेंट दायर करने के बाद अराइज हुई हो या फिर रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने के बाद अराइज हुई हो, ठीक है। उसके अलावा ये रूल 13 है, द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड वेयर अ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रीक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट, यानी कि कहाँ पे हम लोग फ्रेश प्लेंट दायर कर सकते हैं। द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन any of the grounds mentioned in clause A, clause B or clause C of rule 11 shall not of its own force preclude का मतलब होता है रोकना, the plaintiff from presenting a fresh plaint and in respect of same cause of action। यानी कि अगर किसी बंदे की रिजेक्शन हो चुकी है किसमें, A, B और C, इन तीनों क्लॉजेस के अंदर, तो फिर प्लेंटिफ को रोका नहीं जा सकता कि वो फ्रेश प्लेंट लेके आए सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जानबूझ के क्लॉज डी को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि देखिए जो चीज एक बार बार होती है ना वो हमेशा के लिए बार होती है, चाहे वो लिमिटेशन पीरियड हो या फिर इंस्टॉलमेंट के लिए सेक्शन अंडर वैल्यू होने का यह मतलब है कि सूट का जो जितना क्लेम बनता था ना उसकी प्रॉपर्टी जो रिलीफ हमने कोर्ट से लेना ना अंडर वैल्यू का ये मतलब है कि अच्छा इसके अंदर ना बी और सी इन दोनों के लिए, आप इन दोनों का मकसद सिर्फ एक है कि हम लोगों ने कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट के लिए अपना एक रेवेन्यू इकट्ठा करना है। जब एक कोर्ट के अंदर किसी भी शख्स ने अपना रिलीफ अंडर वैल्यू यानी कि जितना उसका बनता था उससे कम मांगा हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पे बनता उसका 20 लाख रुपया था लेकिन उसने मांगा हुआ है 20,000 रुपया, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया है, ताकि अवॉइड किया जा सके कोर्ट फीस से बचने के लिए, कोर्ट फीस की पेमेंट से बचने के लिए, ठीक है। तो अब क्योंकि जो हमारा है ना ये कोर्ट फीस एक्ट, उसके अंदर ये है कि अगर
किसी भी प्रॉपर्टी के केस करने के लिए या किसी भी केस करने के लिए अगर उसकी वैल्यू जो है वो 25,000 से कम है ना, तो उसके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगेगी। अब हो सकता है कोई शख्स ऐसा हो जिसका कोई ऐसा रिलीफ तो बनता हो कि जो कि 20,000 से ज्यादा हो या 25,000 से ज्यादा हो, तो फिर वो जानबूझ के यहाँ पे 20 लाख जो कि उसका असल में बनता है उसको मांगने की बजाय 20,000 मांग रहा है। वो मांग अपना असल रिलीफ 20 लाख रहा है, लेकिन वहां पे वैल्यूएशन जितनी है ना वो 20,000 है, ताकि उसको इनिशियली कोर्ट फीस से बचा जा सके। तो इन बी का भी मकसद और सी का भी मकसद सिर्फ और सिर्फ ना कोर्ट फीस से बचाना है, लेकिन हम लोगों ने एज अ जज इसको कोर्ट फीस को कोर्ट में अदा करवाना ही करवाना होगा बजरिया प्लेंटिफ, ताकि वो सही वैल्यूएशन करके कोर्ट को रेवेन्यू दे सके। किसी और का कोई सवाल है यहाँ तक? जी मिस जी। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बोलें। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग तो जो डिसमिसल है वो बार करता है फ्रेश सूट को, लेकिन जहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है वहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है ना वो बार नहीं होता। तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्रॉस डी के तहत फिर ये सूट डिसमिस होगा? नहीं, इसको फिर ये डिसमिसल रिजेक्ट है, लेकिन उन्होंने ना कोर्ट ने एक्सप्रेसली इसको बार किया हुआ है, निकाला हुआ है अपने इस एम्बिट ऑफ रिजेक्शन से। क्योंकि ये देखें, पहले क्या होता था कि वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट, द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट on any of the ground herein before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of same cause of action। यानी कि पहले जो क्या होता था कि रूल 13 जो है ना इसका, उसके अंदर उन्होंने इसको डाला हुआ था कि रूल जो डी होगा ना उसके मुताबिक भी अगर प्लेंट रिजेक्ट हो चुकी है तो वो नहीं दोबारा आ सकती है, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोगों ने अपना अमेंडेड पोर्शन पढ़ना है ना इसका रूल का, तो आप ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्लॉज ए की बात की हुई या क्लॉज बी की बात की हुई या क्लॉज सी की बात की है, लेकिन क्लॉज डी की बात नहीं की। तो इसका मतलब है उन्होंने इंटेंशनली क्लॉज डी को निकाल दिए, ठीक है। तो इस वजह से ये अमाउंट रिजेक्शन ही होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे कोई भी कानून हम लोग पढ़ रहे हो ना और उसके अंदर बार लगाओ, यानी कि उसके मुताबिक हम लोग कोई केस दायर नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग उसको किसी भी शक्ल में चाहे कोर्ट में आए तो दायर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपकी लिमिटेशन इस वजह से डिले हो चुकी है दावा दायर करने की कि आप जानबूझ के उस चीज को अवॉइड कर रही थी और आपके दिमाग में ये था कि कल को मैं कोर्ट से ना इससे भारी मुनाफा लूंगी, ठीक है। अब ये आपकी क्या हो गई, मेलाफाइडी हो गई, ठीक है। अब हमें ऑर्डर 7 रूल 6 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी शख्स ने कोर्ट से लेनी है अपनी कोई भी एग्जाम्पशन, तो उसने सेपरेट एप्लीकेशन लिमिटेशन वगैरह की नहीं लेनी, उसने जो भी एग्जाम्पशन लेनी है लिमिटेशन एक्ट की उसने प्लेंट के अंदर इटसेल्फ बयान कर देनी है। अब कहने का ये मतलब है कि कोर्ट में जब भी हम लोगों ने आना है अपनी वो जो बार वाला एक स्टैंडर्ड लगा हुआ है ना हमारे ऊपर, उसको हटा के प्लेंट लेके आना है। जहां पे हमें कोर्ट ने ये कह दिया, किसी भी बेयर एक्ट के अंदर ये लिख दिया गया कि इस चीज के ऊपर आप दावा दायर नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर हम लोग दावा दायर नहीं कर सकते। और ये जो डी क्लॉज है ना, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बार्ड बाय लॉ, बार्ड बाय एनी लॉ, नॉट ओनली लिमिटेशन, इसका स्कोप ना बहुत बड़ा है। इसके अंदर 12(2) भी आ जानी है, इसके अंदर हमारा सेक्शन 10 भी आ जाना है, सेक्शन 11 भी आ जाना है, इसके अंदर रेवेन्यू का। मिसाल के तौर पे अगर मैं फैमिली का कोई सूट सिविल कोर्ट में ले आऊं तो वो तो बार्ड बाय लॉ है ना, फैमिली कोर्ट इटसेल्फ कह रहा है कि अगर कोई भी आप लोगों ने सूट लाना है तो वो फैमिली कोर्ट कंसर्न जो कि मुतलका डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है उसके अंदर आपने लेके जाना है। या फिर कोई गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत मैं किसी बच्चे के कस्टडी का केस लेके जा रही हूँ तो उसके अंदर मैंने सिविल कोर्ट में तो नहीं ना जाना, मैंने तो उसी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट के उसी कोर्ट में जाना है जो कि डेजिग्नेटेड है एज गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। तो ये बार्ड बाय एनी लॉ, ये वो
एक मतलब कि ग्राउंड है जिसकी वजह से रिजेक्शन होनी है, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने चीजों को इन्फर कहाँ से करना है। पहले इसका स्कोप लिमिटेड था कि स्टेटमेंट इन प्लेंट, यानी कि जो प्लेंटिफ ने कह दिया उसके ऊपर रिलाई करके हम लोगों ने क्या समझना है कि ये बार्ड बाय लॉ है। मिसाल के तौर पे मैं आपके पास एक केस लाती हूँ और वो केस इस तरीके का है कि मैंने रेंट लेना है और रेंट ना एक खादिम नाम का बंदा है, उससे मैंने लेना है अपनी प्रॉपर्टी का। अब आपको पता है कि रेंट के लिए तो बजाते खुद रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 बना हुआ है, और हमारे पास ये भी है कि अब तो हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेंट ट्राइब्यूनल बन चुके हैं। तो अब मेरा केस बनता ही वहां पे है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उस बेयर एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि किसी भी जगह पे अगर कोई ऐसा एक्ट, अगर किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में रेंट के लिए केस होगा तो वो रेंटेड स्पेशल जज रेंट के सामने रेंट ट्राइब्यूनल के अंदर सुना जाएगा। तो अब ये बार्ड वहां पे है क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड है, एनी लॉ। तो इस एनी लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए आपके पास जितने भी स्पेशल लॉज है ना, आप उन सबको यूज कर सकती हैं। सीपीसी की मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दी थी क्योंकि वो इन इट सेल्फ मौजूद है, मतलब सीपीसी का भी हम लोग रेफरेंस दे सकते हैं। उसके अलावा जितने भी स्पेशल या लोकल लॉज हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू है, जैसे ये बच्चों के लिए जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, फैमिली है, उसके अलावा लैंड रेवेन्यू है, और भी काफी होंगे, इन सब का हम लोग रेफरेंस देके लिख सकते हैं। आपको समझ आ गई है? ओके मैम, थैंक यू, गॉट इट। जी, आ गया प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। वेयर अ प्लेंट इज रिजेक्टेड, द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट which with the reason for such record। अच्छा, यहाँ पे आपका एक सवाल था कि ये रिजेक्शन में इंक्लूड होगा या नहीं। अगर ऐसा होता ना कि ये रिजेक्शन में डी इंक्लूड ना होना होता, तो फिर यहाँ पे डी का एक्सक्लूजन उसने डाल देना था, उसने इसको किसी और रंग में नाम के साथ जोड़ देना था। लेकिन वहां पे उन्होंने ना 12 के अंदर स्पेसिफिकली बता दिया कि रिजेक्शन का ही ऑर्डर ग्रांट किया जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आ जी सर इमरान, लेकिन यहाँ पे ना हम लोगों ने एक और चीज समझनी है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है ना, वो डिक्री का स्टेटस रखती है या नहीं रखती। अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ऐसा आउटकम आया है उसकी ऑर्डर की शक्ल में जो कि वो डिक्री का स्टेटस रखती है, तो उसकी अपील जाएगी, और अगर वो डिक्री का स्टेटस नहीं रखती तो हम लोग उसके लिए ना रिवीजन में जा सकते हैं। मैम, ये इसमें हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो डिग्री का स्टेटस नहीं रखती, क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन में कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री। हाँ जी, लेकिन जो मेरिटोरियसली डिसाइड होती है ना, उसको ये करते हैं। आपके साथ ना मैं जजमेंट कोई शेयर करूंगी, मुझे मिली नहीं अभी तक, तो फिर उसको पढ़ने के बाद ना आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ना रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इट सेल्फ, मेरी बात सुने, अगर कोर्ट ने देखा और फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे इसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये कोई मेरिट के ऊपर डिसाइड नहीं हुआ। अगर कोर्ट के पास कोई केस आया है, कोई सूट आया है, उसने उसको देखा, एडमिट कर लिया, उसके बाद उसके जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो आई। अब दोनों एक पॉइंट पे ऐसे पहुंचे कि एक बंदा कहता है कि जी ये इसके ऊपर 15,000 की कोर्ट फीस लगती है, दूसरा बंदा कहता है नहीं जी इसके ऊपर 15,000 की कोर्ट फीस नहीं लगती। अब इसके अंदर प्राइमरी इशू क्या आ गया, रिजेक्शन का क्लॉज सी आ गई, ठीक है। अब कोर्ट के पास वाकई ऐसे मींस नहीं है जो इसको इस तरीके से एसरटेन कर सके कि आया कि इसकी वैल्यू 15,000 कोर्ट फीस लगनी है, या फिर इसकी वैल्यूएशन करने के बाद मुझे ये पता चले कि इसके ऊपर एग्जाम्पशन है, ठीक है, क्योंकि प्लेंटिफ ने ये प्ली ली हुई है कि इसकी एग्जाम्पशन होगी, जबकि डिफेंडेंट ने ये प्ली ली हुई है कि इसके ऊपर 15,000 की कोर्ट फीस लगनी है और इसको रिजेक्ट किया जाए। अब कोर्ट ने इसके ऊपर एक प्राइमरी इशू बनाना है। उस प्राइमरी इशू को बनाने के बाद कोर्ट ने फ्रेम करने के बाद, सॉरी बनाना कह रही हूँ, प्लेंटिफ ने भी अपना लाना है अपना सपोर्टिव एविडेंस, और डिफेंडेंट ने भी अपना लाना है। अब कोर्ट इन दोनों के अड्यूस किए हुए अपने एविडेंस को देखेगा और ये देखेगा कि प्लेंटिफ क्या कह रहा है इसके बारे में और डिफेंडेंट क्या कह रहा है। अब जो डिग्री आएगी ना रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, ये मेरिटोरियसली डिसाइड हुई है, ठीक है।
अब ये डिक्री कहलाएगी डिक्री, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्मल डिक्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज वही ऑर्डर डिक्री होगा और आप उसी ऑर्डर को लेके आगे अपीलेट कोर्ट में डिक्री की बुनियाद पे अपील कर सकते हैं सेक्शन 96 के लिए। लेकिन अगर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे मैं रिजेक्शन लाई हूँ कोर्ट में प्लेंट और मेरी वो रिजेक्ट हो गई है, तो ये मेरिटोरियसली डिसाइड नहीं हुई, तो अभी इसको ना ये डिक्री का स्टेटस नहीं मिला, ठीक है। Ma'am, meaning thereby that rejection will not amount to a conclusive adjudication. Yes, it will. And there is still possible to re-agitate the same matter. Yes, yes, exactly. Okay, thank you. अच्छा, यहाँ तक आप लोग को सबको समझ आ गई है? अच्छा, यहाँ पे ना अब हमारा ऑर्डर 7 कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक वो जो अमेंडमेंट वाला 6 को छोड़ के बाकी सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। वो ऑर्डर 6 का है वैसे। अब मैं आप लोगों को ना पूरी प्लेंट एक बार दिखा देती हूँ और उसके साथ साथ कंटेंट्स दिखा देती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने पेपर में जाके परफॉर्म करना है और जब तक हमें पेपर के बारे में कोई चीज ना पता हो सकता है हमें कोई प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो ऑर्डर राइटिंग टाइप हो या फिर किसी भी किस्म का, तो हम लोग को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, ये देखें, इसके अंदर ना हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, मैं ये सारी प्लेंट आप लोग को बताऊंगी और इसके कंटेंट्स बताऊंगी कि इसके अंदर जो जो हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों के पास बुक्स मौजूद है ना, तो आप लोग प्लीज बुक्स को देख लें, ऑर्डर 7 रूल 1, ताकि आप लोग का ना टैली होता जाए, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर। ये क्या है? टाइटल। टाइटल किस चीज का? कोर्ट का। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर आ जाना है जी द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज बॉट। इसके अंदर अगर हम लोग हमेशा हम लोगों ने ना कोर्ट अपना फर्स्ट इंस्टेंस यानी कि कोई भी सूट जब भी लेके जाना ना, लोएस्ट पॉसिबल कोर्ट जिसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बनती हो वहां पे हम लोगों ने लेके जाना है। और उसके अंदर ना ज्यादातर जो होता है ना वो सीनियर सिविल जज को एम्पावर किया जाता है, एक्सेप्ट ऑर्डर 37 या इसके अलावा कुछ और ऑर्डर्स हैं जिसके अंदर हम लोग ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो अगर उसका केस होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? सीनियर सिविल जज साहब लाहौर। अच्छा, ये सारा केस वही है जो हम लोगों ने कोई तकरीबन 2 लेक्चर्स पहले ना डिस्कस कर रहे थे और हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया था, ठीक है। अगर आप लोग को उसकी याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये एक सूट था जिसके अंदर जो ये 2 लोग बहनें हैं और ये उनका भाई है और ये अस्करी वाले खुद हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था कि 2 बहनों और भाई, इन तीनों का बाप भी जिंदा है, बाप लागर है, ठीक है, लेकिन भाई उनकी प्रॉपर्टी बहनों के मुताबिक लेना चाहता है, हड़पना चाहता है उनका हिस्सा। तो भाई ने क्या किया? बाप को अपने पास रख लिया है और ये बहनों को उनके हिस्सों से करने के लिए ना कि मैंने इनको हिस्सा नहीं देना, अपने नाम पे प्रॉपर्टी लगवा रहे हैं। और ये सूट नंबर है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। इसके अंदर क्या होता है, ये हमें कोर्ट की तरफ से एक सूट नंबर असाइन होता है कि ये इस साल का कौन से नंबर का मुकदमा है और ये ईयर का नाम है, ठीक है। उसके बाद जब 2 पे आते हैं, जब हम लोग 2 पे आते हैं ना, तो आप लोग प्लीज साथ साथ बुक भी देखते जाइएगा। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ। तो यहाँ पे जितने भी प्लेंटिफ होंगे हमारे पास, उन सबका हम लोगों ने नाम लिखना है, उसकी रेजिडेंस लिखनी है और डिस्क्रिप्शन सारी लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा सेम इज द केस फॉर डिफेंडेंट। और उसके अंदर भी हम लोग 3 पे देखें तो द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। नाम, वल्दियत, डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे जो मतलब है ना वो है वल्दियत और उम्र, अगर कोई बंदा उम्र लिखना चाहे। लेकिन ना सिविल केसेस में ज्यादातर ये होता है कि हम लोग क्या लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ वल्दियत। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना उसके अंदर हम लोग साथ साथ ना उम्र भी लिखते हैं और साथ कौम यानी कि कास्ट उनकी क्या है वो भी साथ लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे वो भी लिख लें तो उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बन चुकी है कि हम लोग सिर्फ वल्दियत लिखते हैं और नाम लिखते हैं, ठीक है। और ये परफॉर्मा डिफेंडेंट, क्योंकि डायरेक्टली इसको प्लेंटिफ को इससे कोई कंसर्न नहीं है, इसको कोर्ट के जरिए रुकवाया जाना है अल्टीमेटली, और ये उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने
where the plaintiff or the defendant is minor or person of unsound mind, a statement to that effect. ये जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे plaintiff और defendant, मैडम जी जी मैम ये मैम आप पेज वो कर दे, क्या चेंज कर दे। पे परफॉर्मर डिफेंडेंट का क्या बताया आपने? परफॉर्मा डिफेंडेंट का मैंने ये बताया कि हम लोगों ने ऑर्डर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है ना, जैसे कि क्या नाम लेते हैं कि वो वाला बंदा जिसके खिलाफ प्लेंटिफ को कोई भी डायरेक्ट ग्रीवियंस हासिल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका उस सूट के अंदर कंक्लूसिव एडजुडिकेशन लाने के लिए वो बंदा होना चाहिए, तो उस बंदे को परफॉर्मा डिफेंडेंट कहते हैं, ठीक है। अब वो प्लेंटिफ जो है ना, उसने इस हाउसिंग सोसाइटी वालों को इसलिए पार्टी बनाया है क्योंकि उसको डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है। ये हाउसिंग पार्टीज जितनी भी होती, हाउसिंग सोसाइटीज जितनी भी होती है ना, इनके पास जब तक इनसे कोई एक लेटर इशू ना हो, एनओसी उसको कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप का, और उसके बेसिस के ऊपर बाद में उनकी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती है, इनकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने अस्करी कॉलोनी मैनेजमेंट ऑफिस सिचुएटेड एज अस्करी 4 लाहौर, इनको एक पार्टी बना ली है उनके ऑफिस वालों को, ठीक है, ताकि अगर इनके रिकॉर्ड में कोई भी चेंजेस करवानी है तो एज अ परफॉर्मा डिफेंडेंट वो लोग पार्टी टू सूट हैं, बाद में हमें इनको पार्टी ना बनाना पड़े। तो कोर्ट जब भी चाहेगी इनको बुलवा लेगी परफॉर्मा डिफेंडेंट को। हमारा जो डायरेक्ट क्लेम होता है वो डिफेंडेंट के खिलाफ होता है, ठीक है, प्लेंटिफ का हमेशा, हमारा कभी भी परफॉर्मा डिफेंडेंट के खिलाफ क्लेम नहीं होता प्लेंटिफ का, ठीक है। ये सिर्फ उस सूट का हिस्सा होता है उस हद तक कि अगर ये बंदा मौजूद ना हुआ तो एक जो 100% सैंक्टिटी अटैच हो जाती है ना किसी भी जजमेंट के साथ या डिक्री के साथ, तो उसकी जो वर्थ है ना वो 100 की बजाय 80 हो जाएगी या 90 हो जाएगी, सिर्फ इतना सा फर्क है। और कल को अगर इसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा फैसला आ गया है जो कि इस नौयत का है कि इसके किसी राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है, तो फिर कोर्ट, एपिलेट कोर्ट ये देखेगी कि आया इसकी मौजूदगी जरूरी थी या नहीं। तो अभी जो मैंने आपको कहा ना 80 to 90%, तो वो फिर जो 10 to 20% हमारे पास रह जाता है ना स्कोप, कि कल को हमारी डिग्री ऊपर जाके रिवर्स वगैरह ना हो जाए, तो फिर इसके अंदर वो चीज कवर हो जाती है। इसके साथ आप लोग सेक्शन 99 को जब पढ़ेंगी ना, वो आपको बता देगा कि अगर मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी हुई है, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये परफॉर्मा डिफेंडेंट को पार्टी नहीं बनाया तो इसका क्या मतलब है कि मिस ज्वाइंडर हो गई है। अब जब हम लोगों ने मिस ज्वाइंडर की हुई है तो उसकी बुनियाद पे अगर कोई फैसला कोर्ट में आ गया और वो उस फैसले ने मेरिट्स ऑफ द सूट के ऊपर इफेक्ट किया है और ऐसा फैसला आ चुका है जिसने उसके, अगर ये वाला बंदा मौजूद होता ना तो वो हो सकता था कल को ऐसा फैसला ना आना होता, तो फिर ऊपर एपेलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में उसका जो फैसला है उसको रिवर्स किया जा सकता है, केस रिमांड भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या नाम लेते हैं परफॉर्मा डिफेंडेंट मौजूद था, अब हम लोगों ने तो बतौर कोर्ट इनको बुलाया है ना, अब अगर ये लोग नहीं आए तो इनको एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया जाएगा, और अगर कभी सुना भी जाएगा लेटर इन स्टेज, जब ये आएंगे ये आके अपना मौकफ बयान कर लेंगे। अगर हम लोगों ने सिर्फ इतना इतना अपना सूट रखा ना, इतना इतना, तो ये हमारी मेलाफाइडी बुरी इंटेंशन प्लेंटिफ की शो करवाएगा कि इसको पता भी था कि इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अस्करी वालों के पास, ठीक है, जब तक इन्होंने कोर्ट में नहीं आना तब तक तो इसका कोई फैसला नहीं हो सकता। इसके सबसे आसान एग्जांपल है कि अगर हमने रेवेन्यू के अंदर कोई भी केस लेके जाना है, उसका कुछ भी करवाना है, तो उसके लिए पटवारी तहसीलदार का आना कोर्ट में मस्ट है। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो उनके बगैर तो फैसला नहीं सुना जाना, तो हम लोग उनको भी एज परफॉर्मा डिफेंडेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे फिर जो फैसले ऊपर जाके एपेलेट कोर्ट में इस वजह से बदलने हैं कि प्लेंटिफ मेलाफाइडे था, वो कल को शायद इसलिए ना बदले कि परफॉर्मा डिफेंडेंट को बुलाया तो गया था लेकिन ये लोग इंटेंशनली ही नहीं आए थे। इनके पास ट्रायल कोर्ट में एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि ये लोग वहां पे आए और आके अपना बयान दें या जो भी अपना स्टांस लेना चाहते हैं वो लें, लेकिन अब उन्होंने नहीं लिया
तो क्या होगा, अगर प्लेंटिफ ने इनको पार्टी नहीं बनाया, ठीक है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्लेंटिफ के हक में अगर जो डिक्री आई हुई है, जजमेंट आई हुई है, वो रिवर्स मॉडिफाई हो सकती है। लेकिन अगर हम लोगों ने इनको पार्टी बनाया हुआ है और इनके ऊपर सर्विस ऑफ नोटिस समन वगैरह किए हुए हैं और ये अब लोग खुद नहीं आए और कभी भी नहीं आए, जजमेंट तक नहीं आए, तो फिर कोर्ट एक बार जरूर सोचेगी कि ऐसी क्या रीजन थी कि ये लोग ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। तो अब हम लोगों ने अगर इनका अपील में या रिवीजन में फैसला रिवर्स करना है ना, तो वो लोग एक बार इस चीज को सोचेंगे। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि प्लेंटिफ की मेला फाइडे कहीं जाहिर ना हो, ये उसकी बोनाफाइडे शो हुई है कि उसने इनको पार्टी बनाया है। अब ये इनकी मेलाफाइडे होगी या इसकी मेलाफाइडे होगी कि इनको ना बुलाए या ये लोग पेश ना हो। समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. Thank you so much. जी, और किसका कोई सवाल है? वालेकुम सलाम जी अक्सर। सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, ये हम लोगों ने टाइटल इसका लिखना होता है। फिर उसके बाद डी के अंदर ये बता दिया कि अगर कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ना यहाँ पे उसकी पार्टी अगर प्लेंटिफ के तौर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे उसके बारे में बता देना, डिफेंडेंट के तौर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे बता देना। उसके बाद आ जाना फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, ये दो जो चीजें हैं ना पॉइंट ई की, इनको आप लोगों ने ना इसके अंदर लाजमी बहुत गौर से देखना है। जितना भी हम लोगों ने मतलब कि इसके अंदर लेना है ना ब्रीफ फैक्ट्स अपने पूरे केस के मुताबिक, कि मुझे फ्रॉम डे 1 से ये ग्रीवियंस होना शुरू हुई और ये आज तक चलती आ रही है। ये सारे वो ब्रीफ फैक्ट्स हैं जो कि हमारी कॉज ऑफ एक्शन को 1 2 3 4 5 6 7 मिसाल के तौर पे ये 7 पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये सारे मेरे वो ब्रीफ फैक्ट्स हैं जो कॉज ऑफ एक्शन को अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा और मेरा काम हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपने अपनी कहानी कोड को प्रीसाइज मैनर में, जो कि हम लोगों ने ऑर्डर 6 के अंदर पढ़े हुए हैं जितने भी रूल्स, ठीक है, अमेंडमेंट वालों को निकाल के 16 और 17 को, उसके अलावा जितने भी रूल्स पढ़े हुए हैं ना वो सारे ऐड ऑन करें आप, और उन सबको इसके साथ आप लोगों ने मिला के पढ़ना है। क्योंकि जब भी हम लोगों ने कॉज ऑफ एक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अपने पैराग्राफ्स लिखने हैं ना, जब तक हम लोगों ने ऑर्डर 6 को मद्देनजर ना रखा, तब तक हम लोग एक इफेक्टिव प्लीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ, कहने का मतलब कि प्लेंट हम लोग नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको मैडम जी सर, मैंने मोस्टली देखे हैं ये जो सिविल केसेस होते हैं उसमें ये वाले पैराग्राफ नहीं बनाए होते, डायरेक्ट शुरू किया होता है उन्होंने प्लेंट ही। इसी को ही तो प्लीडिंग। इसका कोई नुकसान होता है या फायदा होता है इस चीज का? सर क्या मतलब डायरेक्ट शुरू किए होते हैं? जैसे अब आप ये बता रहे हैं ना, ये सबसे पहले आपने ब्रीफली बताना है अपना सारा कॉज ऑफ एक्शन हाँ जी हाँ जी के मुतालिक। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं पहले ब्रीफली नहीं बताया होता, ये बताते हैं शुरू सर, तो प्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। चले आप जरा कैरी ऑन रखें, मैं फिर अगर क्वेश्चन हुआ तो शायद मेरी समझने में कोई गलती हुई हो। अच्छा, आप एक दफा बताएं अपनी सारी बात। ये जो ब्रीफ फैक्ट है ना, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है यहाँ पे ब्रीफ फैक्ट का मतलब लिख दिया तो ये हो गया, नहीं। इसका मतलब है कि मेरी ये प्रॉपर्टी थी, मैं इसकी बिना पे मालिक था, इस बंदे ने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल किया, अब मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आगे से बंदा मेरे साथ बेईमानी कर रहा है और मुझे अब ये पता चला कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा था क्योंकि इसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। अब मैं कोर्ट के पास आया हूँ और कोर्ट को ये कह रहा हूँ कि मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ अपना एग्रीमेंट टू सेल डेटेड 11/2/2012। ये जितनी भी स्टोरी है ना, ये ब्रीफ फैक्ट्स ही हैं। समझ आई सर आपको? ठीक है मैम, आप ना कंटिन्यू करें, मैं अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं लास्ट में करूंगा। जी ठीक है, जरूर। अच्छा, इसके अंदर ना फर्स्ट पैराग्राफ मोस्टली अगर आपकी प्रॉपर्टी का पैरा हुआ ना, तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बतानी है। जैसा कि हम लोगों ने रूल ऑर्डर 6 के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसकी डिटेल्स हमने बतानी है,
उसके अलावा हम लोगों ने ऑर्डर 7 रूल 3 के अंदर भी लिखा था कि वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर वो खसरा नंबर से उसका कोई मतलब कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका लैंड रेवेन्यू के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है, और उसका खसरा नंबर, खेवट नंबर, खतूनी नंबर, ये सारा कुछ मौजूद है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सेम वही सारी चीजें जो कि एक फर्द के अंदर मौजूद है उन सबको इस फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देना है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हम लोग अपनी उस मुतलका प्रॉपर्टी के साथ बता रहे हैं कि मैं किस बेस के ऊपर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में आया हूँ और इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अच्छा, ये जो है ना प्रॉपर्टी, ये हुई थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ये देखिए, फादर ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट नंबर 1, ये उनका रिलेशन बता दिया इन लोगों ने। मिस्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम is the owner of house number 87B. Record of ownership of the suit property is in possession of defendant number 2. ठीक है, therefore defendant number 2 has been impleaded in the titled suit as per forma defendant. यहाँ पे हम लोगों ने ना अपनी एक एक बात को क्रिस्टल क्लियर करके बताना होता है ताकि कल को कोर्ट ये ना समझे कि शायद इस प्लेंटिफ ने अपनी बुरी इंटेंशन की वजह से मुझसे कोई चीज छुपाई है, ठीक है। As the mother of the plaintiff and the defendant number 1 has already been died on 14/1/2020, therefore the plaintiff and the defendant number 1 being sisters and brother are the only surviving legal heirs. ये असल में सूट जो है ना वो परमानेंट इंजंक्शन का ना, तो इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम ही इसके लीगल एयर्स हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने इसके अंदर किसी भी किस्म का डिक्लेरेशन, परमानेंट इंजंक्शन, यानी कि ये बहन भाइयों के दरमियानी सूट था ना, तो इसके अंदर बाप की प्रॉपर्टी के लिए कोई भी चीज करनी हो, कोई भी सूट करना हो, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये पहले बताना होता है कि हमारे वालिद के कौन कौन से लीगल एयर्स हैं। ये क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर हमारे 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीगल एयर्स की, ठीक है। जब हम लोगों के पास क्लास 1 के अंदर मौजूद लीगल एयर होंगे ना, तो हम लोगों ने क्लास 2 के पास नहीं जाना, यानी कि जितने भी बंदे क्लास 2 के अंदर मौजूद हैं उनको टच नहीं करना, हमने क्लास 1 के ऊपर रहना। उसके अंदर कौन कौन आ जाता है, माँ बाप आ जाता है, मियाँ बीवी आ जाते हैं, अगर मियाँ तो बीवी, बीवी है तो मियाँ, बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहन भाई नहीं आते। इसी तरह जो क्लास 2 है उसमें बहन भाई वगैरह आ जाते हैं, क्लास 3 में फिर और मजीद दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ये बात क्लियर की हुई है कि हम ही उसके लीगल एयर्स हैं, और यहाँ पे प्योर हमारा जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट होता है ना लीगल एयर्स का, वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने 2 शादियां की हुई हैं, अगर हम लोग अपने बोनाफाइड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरे अलावा, हमारी वालदा के अलावा इन्होंने फलां औरत से भी शादी की जिनके इतने बच्चे हैं। अगर हम लोगों ने उनको मेंशन करना चाहते हैं तो उनको भी मेंशन कर दें, अदरवाइज हमारे पास इतनी ही कैपेसिटी है कि हम लोगों ने अपने बोनाफाइड शो करवाने के लिए लीगल एयर्स के बारे में आना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, that the father of plaintiff and the एक सेकेंड रुकिएगा, the father of the plaintiffs and defendant number 1 is an old man suffering with multiple severe health issues for many years, यानी कि उनके वालिद साहब बहुत बीमार हैं और उनको काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, multiple severe health issues for many years. It is also worth to mention here that the said brigadier retired Muhammad Aslam is not mentally fit to make decision. अच्छा, ये हमारे लिए ना एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक अलमिया है। अच्छा, health issues for many years. It is also worth to mention here that the said brigadier Muhammad Aslam is not mentally fit to make decision. The plaintiffs used to look after their parents, especially to their father. However, the defendant number 1 used to live in separate house in Shadman, Lahore. The defendant number 1, after the death of mother, has shifted in suit property with ill will, यानी कि बुरी इंटेंशन के साथ अब क्या हुआ है, बेटा बाप के पास शिफ्ट हो चुका है। Has shifted in suit property, जिस प्रॉपर्टी में बाप रहा था वहां पे, with the ill will and malafide intention to illegally grab the suit property, and the plaintiffs now came to know that defendant number 1 is planning and managing to transfer the suit property in his name from the father of the plaintiffs and the defendants number 1, the father of the plaintiffs and defendant number 1
The purpose of the same is to deprive the plaintiffs यानी कि sisters from their valuable proprietary shares vested in the suit property. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये हम लोगों ने briefly क्रक्स के साथ अपनी सारी स्टोरी यहाँ तक बयान कर दी है कि भाई ने बहनों को उनकी जायदाद का हिस्सा से महरूम करने के लिए बाप के पास शिफ्ट हो गया, वालदा की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और उसकी सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि बाप से वो प्रॉपर्टी किसी तरीके से ली जाए, और ये रियल केस है, ठीक है। सिर्फ मैंने नाम कुछ आगे पीछे किया, अदरवाइज ये 100% रियल है। That the plaintiffs, on getting knowledge about the mala fide intention of the defendant number 1, approached the defendant number 1, who confirmed and declared that the suit property is about to transfer in his name. क्योंकि अब आगे क्या हुआ जी? That the father of the plaintiffs and the defendants number 1 is both physically and mentally not in position to make right decision, and the defendant number 1 being the only son is influencing the father to transfer suit property in his name in order to deprive the plaintiffs being sisters from their respective share, hence instant suit. ये अब जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना कि सारी कहानी हम लोगों ने बयान करनी है, फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ तक ये सारी कहानी हम लोगों ने ना बयान कर दी है कि फैक्ट्स बयान किए हैं, ठीक है। अब हम लोग उस फैक्ट्स की बुनियाद पे आगे चलते हैं कि अब आगे हमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है। दैट द प्लेंटिफ्स अलोंग विद द रिस्पेक्टेबल्स अप्रोच, ये इनकी फर्स्ट मैयर है कि जो इन्होंने उस सेकंड मैयर है। पहली बार क्या हुआ था कि बहनें भाई के पास गई और उससे पूछा और उसने कहा हाँ मैं ऐसा करने लगा हूँ। अब वो ये वैसे ना अमूमन एक रेगुलर सा ही पैराग्राफ हो गया कि हम लोग ना सारे रिस्पेक्टेबल्स को लेके गए, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं रुका और आगे से अपनी बातें शुरू कर देनी है। That the plaintiffs along with respectables approached the defendant number 1 and requested him to refrain from getting the transfer the suit property in the name in his name illegally and unlawfully, but the defendant turned down the genuine and lawful request of the plaintiffs and also extended threats of dire consequences to the plaintiffs regarding the suit property. ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पैराग्राफ, दैट द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1 टू इन्फ्लुएंस ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम फादर यानी कि एंड टू गेट द सूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, अच्छा यहाँ पे ट्रांसफर्ड आना था, इन द नेम बाय playing fraud, misrepresentation without consideration and with the intention to deprive the plaintiffs from their shari share from the suit property is illegal, unlawful and without any legal justification. अच्छा, इसके अंदर जो सबसे मतलब कि ज्यादा चीज है ना इसके अंदर देखने वाली, वो by playing fraud है और विद द इंटेंशन टू डिप्राइव द प्लेंटिफ फ्रॉम देयर शरई शेयर है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज ना भी ना लिखते कि उनको उनका शेयर विदाउट कंसिडरेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये बाप इतनी बुरी उम्र में अगर बेटे को कोई चीज दे रहा है तो विदाउट कंसिडरेशन देगा, उसकी और कोई फैमिली भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने एक फ्रॉड को मद्देनजर रखना है और एक अपनी इस इलविल को नजर रखना है, और बहनों को क्या कर रहे हैं, शरई हक से महरूम कर रहे हैं। अनलॉफुल एंड विदाउट एन लीगल जस्टिफिकेशन, देयरफॉर इफ द डिफेंडेंट्स आर नॉट रिस्ट्रेन्ड परमानेंटली फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सूट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1, द प्लेंटिफ्स शैल बाउंड टू सफर इररेपरेबल लॉस एंड इंजरी। क्यों इररेपरेबल लॉस? क्योंकि कानून, शरई कानून के मुताबिक उनका उस प्रॉपर्टी में हक है। अब बाप फोत होगा, उसके बाद ये ऑपरेट होना है, ठीक है। इनहेरिटेंस का लॉ उसके बाद चलना है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये उनका एक ऐसा हक है जिसको वो कर रहे हैं इनफ्रिंज। चेंज हो जाए। अच्छा, ये इसका अब आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, एंड व्हेन इट अरोज, ई का सेकंड पार्ट, ठीक है। कब कब अरोज हुई, हम लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ बयान कर देना है। दैट द कॉज ऑफ एक्शन हैज अरीजन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ्स एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, फर्स्टली व्हेन द डिफेंडेंट
initiated the process of transferring the suit property in the name of defendant number 1. Secondly, a week ago, when the plaintiffs approached the defendant number 1 and requested him not to get transferred the property illegally in any manner whatsoever, who refused to accept the genuine request of the plaintiffs, the same is still continue. ठीक है, यानी कि हम लोगों को कब कब अराइज हुई, जब उन लोगों ने इसकी ट्रांसफर फ्रॉडुलेंटली शुरू कर दी, और फिर जब भाई के पास वो लोग गए और उसने ऐसा करने से मना होने से रोक दिया, और ये अभी भी जारी है, क्योंकि जब तक हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन जारी नहीं रहेगी तब तक हम लोग दावा दायर नहीं कर सकते। पास्ट में कॉज ऑफ एक्शन हमारे पास जारी हुई थी यहाँ से, और ये स्टिल कंटिन्यू है। और अब यहाँ पे आके एक पॉइंट ऐसा है, अच्छा यहाँ पे ना आप लोग एक लिमिटेशन का भी असूल समझ लें। हमारा कोई भी लीगल राइट जब भी इन्फ्रिंज होता है ना, इन्फ्रिंजमेंट के होने पे हमें कॉज ऑफ एक्शन अराइज होती है। तो उस जिस दिन हमारा ये इन्फ्रिंज हुआ ना, उससे आगे हमारा सारा जितना भी टाइम होगा ना वो लिमिटेशन के अंदर चलेगा। और ये जो अगर फर्ज करो 3 इयर्स है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो 3 इयर्स होंगे ना, ये इस दिन मिसाल के तौर पे ये 24/4/2015 को इन्फ्रिंजमेंट हुई थी पहले मेरे राइट की। अब लेकिन ये 24/4/2018 को खत्म हो जाएगी। मेरा क्या खत्म होगा, मेरा राइट खत्म होगा टू इंस्टीट्यूट सूट। तो अब मैंने इसको ये बता दिया है कि ये तब अराइज हुई थी फर्स्ट टाइम, लेकिन अभी ये कंटिन्यू है। और जाहिर सी बात है ये थोड़े दिनों का ही मामला, क्योंकि हम लोगों ने पीछे प्लीडिंग पढ़ी है, तो थोड़े दिनों का ही मामला हुआ है, तो लिहाजा इसके पास लिमिटेशन राइट है, तो उसके लिए हमें सेपरेट पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्टली अपने ज्यूरिसडिक्शन वाले पैराग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। दैट द पार्टीज टू द सूट्स रिजाइड्स एट लाहौर, the suit property is also situated at Lahore, where the cause of action has arisen. Therefore, this honorable got the jurisdiction to entertain. पैराग्राफ नंबर 9 में ना हम लोगों ने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है, जहां पे डिफेंडेंट रह रहा है, जहां पे सूट प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है, इन सब चीजों की। और कोर्ट की ये ज्यूरिसडिक्शन है क्योंकि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है। द वैल्यू ऑफ द सूट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फीस एंड ज्यूरिसडिक्शन हैज बीन फिक्स्ड अपॉन द प्लेंट। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, ये काफी स्टैंडर्ड सा पैराग्राफ हो गया। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए होता है, ताकि ऑपोजिट पार्टी आके ना कोई मतलब के कर ना दे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली 15,000 की कोर्ट फीस इधर लगा लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोर्ट फीस के एक स्टैंडर्ड सा पैराग्राफ बना दिया, क्योंकि हो सकता है कल को डिफेंडेंट जो आके है ना वो वैल्यूएशन के ऊपर मसला कर दे। लेकिन वो एक इतना ज्यादा इफेक्टिव चीज नहीं है, क्योंकि कोर्ट को अल्टीमेटली ना हमें 15,000 की कोर्ट फीस ही चाहिए। जिस बंदे ने कोर्ट फीस लगा दी है ना 15,000 की, उसका फिर बाद में कोई भी मतलब सेकेंडरी वैल्यूएशन मैटर नहीं करती अनटिल और अनलेस उस प्रॉपर्टी के अंदर से किसी को पर्टिकुलर शेयर जाना हो, और कम वैल्यूएशन होने की वजह से वो प्रॉपर शेयर ना मिल सके। मिसाल के तौर पे मेरी प्रॉपर्टी की कीमत है 10 लाख रुपया, ठीक है, क्योंकि ये सूट सिंपल परमानेंट इंजंक्शन का था ना, तो ऐसा सिंपल मैं लिख सकती हूँ इसके अंदर। अगर यही होता डिक्लेरेशन, पार्टीशन एंड पोजेशन, उसके अंदर मेरी एक प्रॉपर्टी होती 10 लाख रुपए की। तो अब इस 10 लाख में से ना हम लोग 1 भाई और 2 बहनें हैं, और एक और भी बहन है, एक और भी भाई है। तो अब इसके कितने हिस्से हो गए, 2 एक भाई के, 2 एक भाई के, 1 1 1। इनके टोटल कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हो गए। अब अगर हम लोग 10 लाख को 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो जितना भी इन सब का ईच पार्ट आएगा वो इन सबको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मैलाफाइडली क्या करूं, इसकी 10 लाख की वैल्यूएशन की बजाय मैं इसकी वैल्यूएशन कर दूं सिर्फ और सिर्फ 7 लाख की, ठीक है, तो ये फिर ना मेरे लिए अलार्मिंग बात होगी, और यहाँ पे डिफेंडेंट आके हमेशा प्ली रेस करेगा कि इसकी वैल्यूएशन ना करेक्टली एसरटेन नहीं की गई। लेकिन कोई ऐसा मामला हो जिसके अंदर कोई पार्टीशन, पोजेशन वगैरह कुछ भी ना मिलना हो, यानी कि पैसों से रिलेटेड वो चीज कोई बात ना हो, चाहे वो मींस प्रॉफिट हो या फिर बाद में इंटरेस्ट किसी भी चीज के ऊपर पैसों के ऊपर आना हो, या फिर कोई भी ऐसा तरीका जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व हो अल्टीमेटली डिक्री में और किसी को उसका हिस्सा मिलना हो, वहां पे वैल्यूएशन करेक्ट करनी है। और यहाँ पे हम लोग ये स्टैंडर्ड पैरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे।
प्रेयर, इसके बाद प्रेयर क्लोज आ गया। प्रेयर के लिए ना सिंपली हम लोगों ने जितनी भी जो भी कुछ मांगना है ना ऑर्डर 2 के मुताबिक, ऑर्डर 2 रूल 2 जो हम लोगों ने रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट के अंदर से, वो सारा कुछ हम लोगों ने अपने प्रेयर के अंदर लिखना। अच्छा ये इतना ज्यादा कलरफुल इसलिए क्योंकि ना मैंने सब पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए थे ताकि मैं आप लोगों को ना बताते वक्त कोई भूल ना जाऊं पॉइंट। तो जो हम लोगों ने ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत रिलीफ मांगना है ना, उसको हम इसकी लैंग्वेज में प्रेयर कहते हैं, ठीक है। इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट द डिफेंडेंट मे काइंडली बी रिस्ट्रेन्ड परमानेंटली फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सूट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1, यानी कि हम लोग डिफेंडेंट्स को रोके, और इसमें हम लोग क्यों डिफेंडेंट नंबर 2 को रुकवा रहे हैं, क्योंकि डिफेंडेंट नंबर 2 ही अल्टीमेटली वो बंदा है जिसने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, और जब इसने एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके खिलाफ हमें डिक्री भी तो चाहिए ना, और उसके मतलब एक हुक्म भी तो अदालत का ऐसा चाहिए जो उसको रोके। तो इसलिए हम लोगों ने इसकी डिक्री डायरेक्टली मांग ली, फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सूट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1 एंड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। अच्छा ये एक ना बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, मतलब कि गिफ्ट हो गया, शेयर डीड के जरिए हो गया, गारंटी के जरिए हो गया, इनडायरेक्टली कहीं से भी गारंटी घुमा के ले आए, मतलब कि कोई भी ऐसा मोड जिसके जरिए ट्रांसफर हो सकती है, वो कह रहा है किसी के जरिए भी ना हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी। उसके अलावा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये लोग जितने भी आप लोग प्लीडिंग करते हैं ना, मतलब कि अपनी ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके लिए इसको एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ लिख लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई रिलीफ हम लोग ना नहीं मांगते, और हम लोग ने अगर मिसाल के तौर पे मैंने अपनी जो है ना, क्या उसका नाम लेते हैं, प्लीडिंग यहाँ तक खत्म कर दी है, ठीक है, तो कोर्ट ने सिर्फ मुझे सिर्फ इतना पोर्शन दे के ना, ये वाला पोर्शन दे के ये रिलीफ देना है, और इतना ही देना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं देना। हालांकि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन सकती है सिर्फ इस एक पैराग्राफ की वजह से। हमारे सर तो कभी भी इस पैराग्राफ को नहीं छोड़ते थे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना फिर जैसे हमारे पास कोर्ट के पास 151 की पावर होती है ना कुछ भी करने की। सॉरी कौन सा पैराग्राफ? ये जो मैंने मैम मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने ना रेड कलर ही यहाँ पे यूज कर लिया, ये ब्लू वाला। Any other relief which this honorable court deems fit and appropriate may graciously be awarded to the plaintiff। यानी कि अब कोर्ट अपनी 151 की पावर कोई भी यूज करके कोई भी ऑर्डर करना चाहती है जो कि प्लेंटिफ के हक में हो। मिसाल के तौर पे प्लेंटिफ ने इनिशियली मांगा हो मींस प्रॉफिट, लेकिन उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ना मांगा हो, जैसे हम लोगों ने मींस प्रॉफिट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब हम लोग मींस प्रॉफिट मांगते हैं तो उसके ऊपर जितनी पेंडिंग रकम होती है उसके ऊपर हम लोग अपना इंटरेस्ट मांग सकते हैं ना। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे मींस प्रॉफिट मांगी और उसका इंटरेस्ट नहीं मांगा तो कोर्ट हमें अपनी इस डिस्क्रेशन को यूज करते हुए ना वो दे सकती है, और कोर्ट को जो भी अप्रोप्रिएट रिलीफ लगता है एडिशनल इनके, ठीक है, जो हम लोगों ने एक्सप्रेसली मांगी हुई है, स्पेसिफिकली मांगी हुई है, तो ये कोर्ट हमें दे सकता है। फिर प्लेंटिफ्स, अगर एक प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ आ जाएगा, अगर एक से ज्यादा है तो प्लेंटिफ्स आएंगे। अगर इनका ऑथोराइज एजेंट है जो कि हम लोगों ने ऑर्डर 3 के अंदर पढ़ा था, तो उनके यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। थ्रो काउंसिल यहाँ पे होता है, और काउंसिल कौन होता है, जो भी हमारे वकील साहब होते हैं उनका यहाँ पे पूरा नाम होता है। फिर यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे हम लोग ना ऑफिसर, हम लोगों ने वकील साहब के सिग्नेचर्स करवाने, और वकील कौन होता है, प्लीडर होता है। अच्छा एक चीज हम लोगों ने ना पीछे पढ़ी थी ऑर्डर 3 के अंदर, ये सब लोग प्लीज नोट कर लीजिए आप, कि ऑर्डर 3 के अंदर हम लोगों ने कहा था कि प्लेंट लेके ना कोई पर्सन इन पर्सन भी आ सकता है, कोई ऑथराइज एजेंट भी आ सकता है, या प्लीडर भी आ सकता है, ठीक है, और वो प्लीड करेगा आके। और प्लीड करने के लिए उसको क्या चाहिए, वकालतनामा चाहिए। वकालतनामा जिस बंदे के होगा सिर्फ उसके ही यहाँ पे साइन होंगे। एज अ प्लीडर आया है, और प्लीडर का ये मतलब है कोई वकील। प्लीडर के अंदर वकील के अलावा कोई भी और डेफिनेशन नहीं आती। और वकील कौन होता है, जो कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के जरिए एक क्वालिफाइड सर्टिफिकेट अपना वकालत का लाइसेंस लेके कोर्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जी वेरिफिकेशन आ जाती है। वेरिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ओथ के ऊपर वेरिफिकेशन लेते हैं। अच्छा ये सबसे कॉमन चीज है जो हम लोग कोर्ट में करते हैं, ऐसे धड़ाधड़ साइन कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक वर्ड को हमेशा यहाँ पे पढ़ना है, ओथ। ये ओथ का, तो आप लोगों ने ना इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रख के देना होता है, क्योंकि ये काफी हैवी चीज है। एट लाहौर, और फिर उसके आगे टीवी चला, सॉरी मैम, टीवी प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें। अच्छा,
on 23rd day of April 2022 that the contents of the above plaint are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom। अच्छा, ये भी एक स्टैंडर्डाइज पैरा कर दिया गया है कि अभी हम लोग इस तरीके से इसको यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने जो अपने प्लीडिंग के दौरान रूल 14 और 15 के अंदर पढ़ा था ना, हम लोगों ने उसको फॉलो करके ये बताना है कि पैरा नंबर 1 से लेके 6 तक ये मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त, 7 से लेके 8 या 9 तक या जितना भी जो भी पैराग्राफ होगा मेरे बिलीव के मुताबिक दुरुस्त है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया हुआ है और हम लोगों ने जितना हम लोग ये कोशिश करेंगे ना कि हम लोग प्लीडिंग के करीब रहें, उतना ही हमारे पास हमारा एक पॉजिटिव रिव्यू जज साहब के पास जाता है कि अच्छा ये वकील मतलब कि इसको चीजों का पता है। जितने हम लोग इन चीजों से दूर जाएंगे ना, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं ब्रीफ फैक्ट्स, तो ब्रीफ फैक्ट के अंदर क्या आ गया कि मैं अपनी तरफ से सारी पिछली कहानी डाल दूं कि मेरे भाई हमारे साथ ऐसे करते थे या मेरी ये फला बहन तो मेरे साथ है ही नहीं थी। ये जितनी भी राम कहानी सुनानी है ना, ये सारी की सारी हम लोगों ने ट्रायल के दौरान देनी है। हम लोगों ने यहाँ पे टू द पॉइंट रहना है और कॉज ऑफ एक्शन किस तरीके से अराइज हुई और किस किस चीज ने कॉन्स्टिट्यूट किया उस चीज को, हमने वहां पे आना है। कॉज ऑफ एक्शन के बाद हमने कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बता देनी है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाद प्लेंटिफ का क्लेम जो कि क्या चीज है, फिर उसके बाद ना एक पॉइंट एच मैंने छोड़ दिया, वो जब हम लोग रिटन स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि वो उसमें सेट ऑफ का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एज वेल एज फॉर द कोर्ट फीस, ये सारी करने के बाद यहाँ पे हमारी प्लेंट खत्म होती है। और यहाँ तक का आप लोग को पैटर्न समझ आ गया? आप लोग प्लीज मुझे एक बार ये कंफर्म कर दें। ये तो अब हमारी होगी प्लेंट, अब हम लोगों ने कोर्ट में जाना है, ठीक है। मैंने ना आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दे दें, मैं उसको ढूंढ लूं जरा। जब भी आप लोगों ने कोई भी सिविल सूट फाइल करना है ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके अंदर ये आपकी एक सिविल फाइल बन के कोर्ट में जाएगी। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना ऑर्डर 6 में और ऑर्डर 7 में प्लीडिंग के रेलिवेंट, वो सारा हमने प्लेंट के अंदर किस तरीके से आना था ये पढ़ा था। ऑर्डर 6 के अंदर जितने भी असूल दिए गए हैं और ऑर्डर 7 रूल 1 के अंदर, और उसके अलावा इसके आगे अगर हम चलते जाएं तो ऑर्डर 8 तक, सॉरी प्लेंट के लिए ना ऑर्डर 6 के असूल सारे और ऑर्डर 7 रूल 8 तक, ये सारा कुछ, ठीक है। अगर कहीं और पे कोई और प्रोविजन हुई, मिसाल के तौर पे प्लेंटिफ अगर होंगे तो ऑर्डर 1 पार्टीज, और उसके अलावा अगर वकील साहब होंगे तो उनके लिए ऑर्डर 3, और उसके अलावा अगर हमारी जो कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ मांगना है उसके लिए ऑर्डर 2। इन सबको मद्देनजर रख के हम लोगों ने अपनी एक प्लेन ड्राफ्ट करनी है, ठीक है। वो जितना भी डिफेंडेंट का पार्ट है ना, उसके लिए हम लोगों ने इसके बदले में ना ऑर्डर 8 कर लेना है। बाकी का सारा जहां पे हम लोगों ने यूज किया था ना ऑर्डर 1, ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, उसके अलावा ऑर्डर 6, ये सारा A to Z सेम ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ डिफेंडेंट का मैं बताती जाती हूँ। उसके बाद लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स, ये हम लोगों ने ऑर्डर 7 के लास्ट में पढ़ी थी, गालबन रूल 26 था। अगर हम लोगों ने अब ये लिस्ट ऑफ लीगल एयर ना लगाई और लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स फिर लगा देनी है, उसके बाद फॉर्म 14 लगा देना है। उसके ये फॉर्म 14 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते। एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ जो हम लोगों ने रूल 19 से 24 के दरमियान पढ़ा था, उसको उर्दू में फर्द पता कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत हम लोगों ने लगानी है। उसके बाद लिस्ट ऑफ रिलायंस, उसके बाद प्रोसेस फी यानी कि तलबाना, मैं तलबाना वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद तलबाना एक प्रोसेस फी जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में सॉरी कहते हैं प्रोसेस फी, वो लगा देते हैं। फिर वकालतनामा लगाते हैं, पावर ऑफ अटर्नी, और अगर हम लोग स्पेशली ऑथोराइज हुए हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के जरिए तो फिर हम लोगों ने ओरिजिनल स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी लगाना है। लेकिन अगर हम लोगों साथ मतलब कि किसी जनरल पावर ऑफ अटर्नी के जरिए अपॉइंट हुए हैं, इसके लिए आप लोगों ने ना ऑर्डर 3 को मद्देनजर रखना है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे हम लोगों ने परमानेंट इंजंक्शन मांगनी है ना, उसके साथ हम लोगों का ये फर्ज बनता है, फर्ज कि हम लोगों ने उसके साथ ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन लास्ट में लगानी है।
और जहां पे भी आपने सिविल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन देनी है ना, उसके साथ एक एफिडेविट तो लाजमी देना है, ठीक है जी। कॉपीज ऑफ प्लेन्स एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, और ये सारे कितने देने हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक प्लेंटिफ है और उसके 10 डिफेंडेंट्स हैं, तो ये प्लेंट और जितना भी ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स उसने अटैच किए हुए हैं ना, इनकी 10 कॉपीज प्लस 2 एक्स्ट्रा हम लोगों ने ना इसकी कॉपीज देनी है, ये रूल। उसके बाद हम लोगों ने जितने ये बंदे होंगे ना, उतने समन नोटिस भी डालने हैं। समन किसके लिए डालने हैं? समन हमने डालने हैं प्लेंट के अंदर एक मुद्दई को, जितनी भी पार्टीज ऑपोजिट होंगी ना, यानी कि डिफेंडेंट्स, उनको बुलवाने के लिए। और नोटिस किस लिए हम लोगों ने देने हैं? एक एप्लीकेशन के लिए जितने भी उसके अंदर रिस्पोंडेंट्स होंगे उन सबको बुलवाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग एक और चीज, वैसे तो आप सबको पता होगी लेकिन मैं फिर भी रिवाइज कर देती हूँ। प्लेंट के लिए वर्ड हमेशा हम लोगों ने यूज करना है प्लेंटिफ, ठीक है। और जो मैं इसको रिमूव कर लूँ एक सेकंड। प्लेंट के लिए ना आप लोगों ने हमेशा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये पार्टीज होंगी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। और जो हमारी एप्लीकेशन होगी ना, उसके लिए हम लोगों ने 2 वर्ड यूज करने हैं। जो बंदा एप्लीकेशन दे रहा है उसके लिए एप्लीकांट, और जो उसके अंदर जिसके खिलाफ हम लोग दे रहे हैं उसको हम कहेंगे रिस्पोंडेंट, ठीक है। उर्दू में हम इनको क्या कहते हैं? प्लेंटिफ को हम कहते हैं मुद्दई, डिफेंडेंट को हम कहते हैं मुद्दल, एप्लीकेंट को साइल, और रिस्पोंडेंट को क्या कहते हैं? मसूल है। मसूल है मैम। ठीक है, ये मसूल है इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने ना अपने पास नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये ना जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों ने प्लेंट के लिए कहीं पे भी वर्ड यूज करना है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ही यूज करना है, इसके अलावा हम लोगों ने कोई भी वर्ड यूज नहीं करना। और जहाँ पे एप्लीकेशन, अगर हम लोगों ने पीछे लिखा है ना एप्लीकेशन, तो आगे हम लोगों ने एप्लीकांट और रिस्पोंडेंट लिखना है। और अगर हम लोगों ने पीछे वर्ड लिखा है पिटिशन, क्योंकि लोगों ने क्या करना है कि एप्लीकेशन बोल रहे हैं तो एप्लीकांट ही बोलना है, अगर पिटिशन बोल रहे हैं तो फिर पिटिशनर बोलना है, लेकिन रिस्पोंडेंट दोनों में ही सेम रहेगा, ठीक है। ये इतनी एक फाइल बन जाती है हमारी, और इस फाइल को हम लोग कोर्ट में जाके दे देते हैं। अब इसके बाद ना हमारा ऑर्डर 4 और 4A प्ले में आता है। एक चीज आप लोगों ने ना याद रखनी है हमेशा, अभी हम लोग कोर्ट में बतौर वकील कोर्ट में जाने से पहले जो भी ड्राफ्ट कर रहे थे ना, ऑर्डर 6 और 7 को ज्यादातर मद्देनजर रख के, इसके अलावा ऑर्डर 1, 2, 3 इन तीनों को मद्देनजर रख के हम लोग सिर्फ प्लेंट बना रहे थे, ठीक है। जब इस प्लेंट को इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोगों ने कोर्ट में पेश कर दिया ना, तो ये चीज हो गई है अब सूट। अच्छा, एक चीज और है, एक है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और एक है डुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का ये मतलब है कि मैं इस चीज को ले आया हूं कोर्ट में, लेकिन जो डुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है ना, उसका ये मतलब है कि ये बंदा है, उसने प्रॉपर कोर्ट के अंदर इस पूरे के पूरे सूट को पेश कर दिया है और ये उसका एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट क्यों हुआ है? क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्डर 7 और ऑर्डर 6 के जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो सारी पूरी हो चुकी है। तो अब इसको हम लोग डुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मान लेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? प्लेंट, सूट, इंस्टीट्यूशन और डुअल इंस्टीट्यूशन में। जी मैम, क्लियर है ये।